मेजर साहब, अजय दोवल साहब जो है, उनका मॉस्को ट्रिप जो है, उसको आप कैसे देखते हैं? वहाँ पे जो उन्होंने विजिट कर रहे हैं। इसके 2-3 अहम पहलू हैं अर्जुन जी। एक तो ये है कि रशिया को लग रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि भारत अमेरिका के बहुत क्लोज हो गया है। तो एक तो रशिया को बताने के लिए कि भारत जो भी डिसीजंस लेता है वो अपने मफाद में लेता है। भारत के ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। भारत का सिर्फ एक ही दोस्त है और उसका नाम भारत है। ये दो टूक शब्दों में डोवाल साहब बताने गए रशिया को। एटॉमिक एनर्जी की बात हुई, स्पेस की बात हुई, ट्रेड एंड कॉमर्स की बात हुई, ये भी बातें हुई। और दूसरी चीज, एक अपना एक जो फिक्र है कि भाई ये जो आपकी नो लिमिट्स पार्टनरशिप है चाइना के साथ। देखिए चाइना जो है ना, वो रशिया से कुछ खरीदेगा नहीं। तेल तूल खरीद ले थोड़ा बहुत, मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन ज्यादा कुछ वो रशिया से नहीं खरीदेगा क्योंकि चाइना खुद बना रहा है। चाइना क्यों खरीदेगा रशिया से जी? क्यों? व्हाई विल चाइना बाय? कहने की बात यार जी कि एट द एंड ऑफ द डे ना, एक चीज हमें समझनी पड़ेगी चीन के बारे में। चीन एक प्रेडेटरी पावर है। चीन बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि सबके पीछे पड़ा हुआ है कि इसकी जमीन ले लो, ये कर लो, वो पूरे दुनिया में कर रहा है वो चीन। और रशिया अगर चाइना के साथ ऐसे रहा तो रशिया भी आइसोलेट हो जाएगा, क्योंकि एक ना एक दिन ऐसा होगा कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है 3-4-5 साल में, हाइड्रोजन को लेके या ऑल्टरनेट फ्यूल को लेके, ऐसा हो जाएगा कि फिर दुनिया में पेट्रोल की जरूरत तो रहेगी, लेकिन उतनी नहीं रहेगी जितनी आज है। दिल्ली में ही ले लीजिए, मैं दिल्ली की बात कहता हूं। दिल्ली में 20% ऑफ द व्हीकल सोल्ड इन 2022, या पिछले 1 कैलेंडर ईयर, पिछले 12 महीने में, 2021 से 2022, 20% ऑफ द व्हीकल सोल्ड इन दिल्ली वर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। आप समझ नहीं मेरी बात? 20%, मतलब हर 5 में एक, हर 5 में एक। 2 साल के बाद ये 40% हो जाएंगे, जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट उनको पुश कर रही है। और ये सिर्फ दिल्ली का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हर शहर में ऐसा हो रहा है। जैसे जैसे चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, आपको पेट्रोल और भी चीजों के लिए चाहिए, बट प्राइमरीली जो आम आदमी को किससे फर्क पड़ता है? आम आदमी को उससे फर्क पड़ता है ना कि भाई पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, उसको अपनी गाड़ी में डालना है, अपनी स्कूटी में डालना है, अपनी मोटरसाइकिल में डालना है, इसलिए आम आदमी को। तो ये जो है बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये तेल के ऊपर या गैस के ऊपर या कोयले के ऊपर गुंडागर्दी, मुझे लगता है ये 5 से लेकर 10 साल की है। इसके बाद ये नहीं चल पाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी, अभी भी ऐसी गाड़ियां बन रही हैं आरजू जी जो सिंगल चार्ज में 500 से लेकर 700 किलोमीटर, 500 to 700 किलोमीटर सिंगल चार्ज में चल रही हैं। अब आप देखिए 3-4 साल के बाद क्या होगा। एक रिपोर्ट आएगी कि एक ऐसी कंपनी है जिसने एक ऐसी बैटरी का इजाद करा है जहां पे एक चार्ज में 2000 किलोमीटर चल रही है। अगर कल आप मुझे ऐसी गाड़ी दे दें जो एक चार्ज में 2000 किलोमीटर चलेगी, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं जाके पेट्रोल या डीजल की गाड़ी लूंगा? मैं नहीं लूंगा। आई नॉट बाय इट, एंड ऑफ स्टोरी। तो ये सब चीजें हमें समझने की जरूरत है अर्जुन जी। और ये भी रशिया को बताया है कि साहब देखो, ऐसा है ना कि बिल्कुल चीन की गोद में मत बैठो, क्योंकि हमारे भी कंसर्न्स हैं। तो अपने ये सब जो तेल की बात है, ये बात नहीं हुई रशिया से। ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। डोवाल साहब ने ये बात नहीं करी उनसे, ये कम से कम मीडिया में तो नहीं आई डोवाल साहब ने जो बात करी है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, हमारे जो कंसर्न्स थे ये हमने रशिया को बताए, और हमने ये भी बोला है कि आप हमारी तरफ से फिक्रमंद मत रहिए कि अमेरिकन के पास चले गए। हम किसी के पास नहीं गए, हम अपने खुद के ही पास हैं। चाइना के पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा है कि एक झटके में चाइना, जो आपका ये डॉलर टू द रुपी का जो क्राइसिस चल रहा है, जो आपके ऊपर लोन्स वोन्स, चाइना एक झटके में चाहे तो इसी चीज की तो कसमें खा रहे थे ना कि शहद से मीठी और हिमालय से ऊंची और समंदर से गहरी दोस्ती है। वो कहां गई दोस्ती, मैं जानना चाहता हूं। और वही कसमें वादे चीन ने श्रीलंका के साथ खाए थे, वही बांग्लादेश के साथ खाए थे। आज की तारीख में बांग्लादेश की भी हालत नाजुक है। वो भी IMF के पीछे पड़ा हुआ है कि हमें पैसा दे दो। कितना? 1.5 अरब 2 अरब, जो कि बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन बांग्लादेश पीछे। वो कहां है चाइनीज? वहां पे नहीं दिख रहे आपको, श्रीलंका में नहीं दिख रहे। यही बात है कि ये फंस गए हैं बहुत बुरी तरीके से। और ये कुछ भी बोले, फैज हमीद बन जाए, फैज हमीद का चाचा बन जाए, आर्मी चीफ कोई बन जाए बैठ के, आपकी किस्मत की बागडोर अमेरिकनों के हाथ में है। पाकिस्तानी शाम को अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाएं, बैरूनी साजिश की बात करें, इंपोर्टेड हुकूमत की बात करें शाम को, लेकिन सुबह अमेरिका की जरूरत आपको पड़ेगी। आप कुछ बोलें, आपका IMF है, आपका FATF है, आपका वर्ल्ड बैंक है, कौन कंट्रोल करता है इसको? चाइना थोड़ा ना कंट्रोल करता है, सऊदी अरेबिया थोड़ा ना कंट्रोल करता है।
इंडिया थोड़ा ना कंट्रोल करता है, इट इज कंट्रोल्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया का चौधरी है। आप उसको गालियां देंगे, वो अपना गोश्त जितना उसको निकालना होगा निकाल लेगा वो, और पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। ये बस टीवी पे ये जो बुजुर्ग आपके बैठे रहते हैं सहाफी, ये बढ़के मार सकते हैं, लंबी लंबी छोड़ सकते हैं, ये कर कुछ नहीं सकते। ये जो होना है वो होगा। नहीं बिल्कुल ठीक, क्योंकि हमेशा से आईएमएफ से पैसे लेते रहे, वर्ल्ड बैंक से पैसे लेते रहे, तो जाहिर अमेरिका के बगैर तो गुजारा नहीं है। लेकिन साथ साथ इमरान खान के ऊपर एक इल्जाम ये भी लगाया जा रहा है कि भारत से भी इमरान खान को फंडिंग हुई है और अमेरिका से भी जो है फंडिंग हुई है, लेकिन वो तो अलग है, लेकिन भारत से किसने फंडिंग कर दी? देखिए अर्जुन जी, ये ना, ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ना, ये जो आई थिंक कोई कौन थे, एक बड़े बिजनेसमैन थे, नकवी साहब, कौन, मैं भूल गया नाम उनका, फॉरगेट, एक बड़े अरबपति हैं जो अभी जेल में भी हैं शायद, या उनका एक्सट्रेडिशन की बात चल रही है, कुछ चल रहा है, मैं उनका नाम मेरे मलिक दिमाग रियाज? से नहीं, मलिक नहीं रियाज नहीं, तो जेल में नहीं है। मलिक रियाज तो बहरिया टाउन वाले हैं ना ये। जी जी। वो अलग खिलाड़ी है, वो अलग, उसका अलग गेम चल रहा है एक साइड में। ये एक और है बिजनेसमैन, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। तो खैर, इमरान खान ने उनसे पैसे लिए। इमरान खान से सिर्फ एक बात पूछनी चाहिए पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, और किसी कॉन्टेक्स्ट में नहीं, पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में। आपने बैरूनी मुल्क से पैसा लिया, ठीक है, आपने इससे पैसा लिया, आपने इससे पैसा लिया, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। शहबाज शरीफ को इमरान खान से सिर्फ एक बात बोलनी चाहिए कि कौम के सामने आके जलसे में बताओ, क्या तुमने हिंदू और यहूदी से पैसा लिया, हाँ या ना? बस इतना बताओ, क्योंकि पाकिस्तान की पब्लिक यही सुनना चाहती है। ये जो वर्ड्स में बोल रहा हूं, जो लफ्ज में बोल रहा हूं, पाकिस्तान की पब्लिक ये सुनना चाहती है। ये लोग, पता, इनका कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बड़ी वीक है शहबाज शरीफ की, पता नहीं उल्टी सीधी बातें करा जा रहा है, ये दाएं बाएं की बातें करा जा, दाएं बाएं की बातें मत करो ना। देखिए, पाकिस्तान में पैसे लेना, करप्शन, ये नॉर्मल माना जाता है, बुरा माना ही नहीं जाता। अगर इमरान खान ने थोड़ी बहुत चोरी कर ली, कोई इसको बुरा नहीं मानेगा। प्रॉब्लम लोगों को, पाकिस्तानियों को तब है जब चोरी की जगह कोई डाका डालता है। जैसे अगर इमरान खान कहता है कि मैंने अपने भतीजे को मिनिस्टर बना दिया, फॉर एग्जाम्पल, उसने बनाया नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं, एक फर्ज कीजिए इमरान खान कह देता है, तो लोग कहेंगे यार देखो, उसने अपने भतीजे को मिनिस्टर बना दिया। पाकिस्तानियों का टिपिकल रिएक्शन लगेगा, यार एक बात बताओ, अपने भतीजे को नहीं बनाएगा, तुम्हारे भतीजे को बनाएगा मिनिस्टर? जाहिर सी बात है, अपने। तो ये जो लेवल का करप्शन है जो पूरे माशरे में है, ये एक्सेप्टेड है पाकिस्तान में, इसका कोई बुरा नहीं मानता, जब तक चोरी की लेवल पे, डाके की लेवल पे लोगों को प्रॉब्लम होती है। और ये बात गलत पूछ रहे हैं, क्या उस बिजनेसमैन ने आपको पैसा दिया, उस बिजनेसमैन ने आपको पैसा दिया, ये कौन से कानून के तहत? वो केस के लिए ठीक है अर्जु जी, जब आपने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में केस लगाना है इमरान खान के खिलाफ कि आपने फॉरेन फंडिंग ली और ये फॉरेन फंडिंग आप इस कानून के तहत नहीं ले सकते। पब्लिक के सामने ये बात पूछनी चाहिए, क्या हिंदू से और यहूदी से क्या आपने पैसा लिया है खान साहब? अगर लिया है तो हाँ बोलिए, नहीं लिया है तो ना बोलिए, बस कहानी खत्म। ये हिंदू और यहूदी दो आप शब्द इस्तेमाल करिए, दो लफ्ज इस्तेमाल करिए, फिर सबके सामने दूध का दूध। मना करने दीजिए ना उनको कि हमने हिंदुओं से पैसा नहीं लिया, हमने यहूदियों से पैसा नहीं लिया, बस कहानी खत्म हो गई। ये लंबी चौड़ी बातें पता नहीं क्यों कर रहे हैं आप। बिल्कुल ठीक, लेकिन खैर उनके ऊपर मुसलसल ये बात भी की जा रही है, लेकिन साथ साथ नहीं, लेकिन देखें, बहुत अच्छी गवर्नमेंट चल रही है मोदी जी की, चाहे आप फॉरेन पॉलिसी को देखें या जैसे भी आप बता रहे थे अजय डोवल साहब का, तो लेकिन बीच बीच में मेरे साथ अजीब किस्म की न्यूज भी आ जाती हैं, जैसे बिल्किस बानो केस। इसको आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि ये भी एक तरह का नाम तो खराब होता ही है ना कि कंट्री का, कि यहाँ पे इस तरह से उन मुजरिमों को छोड़ दिया गया, ये सब लोग ये बात कर रहे हैं। आज बड़ा एक हंगामा था सोशल मीडिया पे, मैंने देखा। ये जो बिल्किस बानो का केस है, मैंने इतना फॉलो नहीं करा अर्जु जी। अब ये कोर्ट ने छोड़ा है, कैसे छूटे हैं मुझे, मैं डिटेल में नहीं गया, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी औरत के साथ अगर रेप होता है ना, तो ये बात जेल वेल तक जानी नहीं चाहिए। ये जेल तक बात नहीं जानी चाहिए, कोर्ट तक बात नहीं, इसको अंदर ही निपटा निपटो के खत्म करो उनको, और ये कर देना चाहिए इनका। दे anybody who dishonors a woman or disrespects a woman has no business to be alive. He should not be breathing the same air that I and you breathe. इसको निपटाओ, खत्म करो। तो जो रेप के लॉज हैं भारत में, मुझे लगता है उनको और सख्त करने की जरूरत है। डेथ पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी होनी चाहिए रेप के लॉज के बारे में, साफ सीधी बात है। और इसका डिटेल में मुझे नॉलेज नहीं है आरजू जी कि कैसे छूटे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोर्ट के हुक्म से अंदर गए होंगे तो कोर्ट के ही हुक्म से बाहर निकले होंगे। तो इसमें सरकार कितनी कल्पेबल है कि सरकार ने बोला कि नहीं छोड़ दो इसको, आई डोंट थिंक दैट इज ट्रू। लेकिन फिर भी मुझे इतनी डीप
क्योंकि मैं ना जियोपॉलिटिक्स ऑफ स्ट्रेटजी के अलावा मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता डोमेस्टिक न्यूज़ पे, मुझे इतना नॉलेज नहीं है। लेकिन हाँ, ये मेरी नज़रों से गुज़री बात ज़रूर है, मुझे भी बुरा लगा कि ये लोग छूट कैसे गए, ऐसे छूटना नहीं चाहिए था। लेकिन इसके पीछे क्या हक़ाइक़ है मुझे नहीं पता। बिल्कुल ठीक। लेकिन साथ-साथ अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की जो है शेख हसीना, उनके लिए कहा जा रहा है कि वो इंडियन गवर्नमेंट से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जी उनकी गवर्नमेंट को बचाया जाए, तो वो इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है अगर वो इस तरह की बात करें तो? पता नहीं, ये तो शेख हसीना जी को ही पता होगा कि इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है, दिस आई डोंट नो, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि जिस तरीके से चाइना से लोन्स लेके, जिस तरीके से भारी-भारी इंफ्रास्ट्रक्चर के लोन लिए ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जिसकी ज़रूरत नहीं थी, हुँ। वो बहुत बुरे हाल में फँस गए हैं। बहुत बुरे हाल में फँस गए हैं। और वहाँ पे पेट्रोल को लेके सड़क पे प्रोटेस्ट शुरू हो गई हैं और एक बांग्लादेश में एक तासुर ये है कि जिस दिन श्रीलंका जैसे प्रोटेस्ट शुरू हो गए, तो फिर हम कहाँ जाएँगे? तो वो कोशिश कर रही है, फिर भारत से बात कर रही है कि भारत कुछ करे इसमें इंटरवेंशन मतलब फाइनेंशियल इंटरवेंशन, डिप्लोमैटिक इंटरवेंशन, कुछ ऐसी चीज़ करे, भारत बातचीत करे क्योंकि भारत का रसूख तो है ही, भारत की पहुँच तो है ही, भारत के पास पैसा है, भारत कुछ करे बांग्लादेश में, इन्वेस्टमेंट करे, कुछ करे, लोन्स दे, मुझे नहीं पता। बट हाँ, ये मैंने भी सुना है कि ऐसा हो रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल 2 दिनों के लिए रूस के दौरे पर गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें तभी किसी देश में भेजते हैं जब कोई कूटनीतिक परिस्थिति होती है। पिछले कुछ सालों में रूस का झुकाव चीन और पाकिस्तान की तरफ बढ़ा है। भारत और रूस के बीच आपसी रिश्तों का एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। एक तरफ रूस का झुकाव चीन और पाकिस्तान की तरफ बढ़ा है तो भारत भी अमेरिकी खेमे की तरफ खिसका है। लेकिन यूक्रेन जंग के बाद बदली वैश्विक परिस्थितियों में भारत और रूस एक बार फिर करीब आ रहे हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सबसे अहम कूटनीतिज्ञ को रूस के दौरे पर रिश्तों की इसी कनेक्शन को मेंटेन करने के लिए भेजा है। इस दौरे पर सबसे अहम मुद्दा अफगानिस्तान का है, जहां चीन की लगातार बढ़ती सक्रियता से भारत और रूस दोनों ही सशंकित हैं। दरअसल भारत का अफगानिस्तान में लगभग 23,000 करोड़ रुपए का निवेश है, जो तालिबान के सत्ता में आने के बाद संकट में फंसा हुआ है। रूस भी अफगानिस्तान में मौजूद लाखों करोड़ रुपए की बेशकीमती खनिज पदार्थों पर नजरें टिकाए बैठा है। यही बात चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा रही है। चीन अपने सिल्क रूट यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के हिस्से के तौर पर पाकिस्तान में बन रहे सीपेक को बढ़ाकर अफगानिस्तान को भी उसमें शामिल करना चाहता है। इससे चीन की यूरोप तक सीधी पहुंच हो जाएगी, जो उसके दुनिया की रॉ मटेरियल फैक्ट्री होने के कारण बेहद काम आएगी। इसके अलावा चीन ने अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर निवेश किया हुआ है। उसकी निगाहें भी अफगान खनिज पर हैं, खासतौर पर यूरेनियम और लिथियम, जो दुनिया में सबसे ज्यादा अफगानिस्तान में है। ऐसे में भारत और रूस की वहां मौजूदगी उसकी योजना को खराब कर सकती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।